हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं एक्सेप्शन ऑफ मर्डर यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में वर्णित अपवादों के बारे में कि किन परिस्थिति में जो है कोई आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती है। तो भारतीय दंड संहिता की ही धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं। यदि उन पांचों अपवादों में से किसी भी श्रेणी में अपराधी का कार्य फिट बैठता है तो उस दशा में उस अपराधी को हत्या के लिए दंडित नहीं किया जाता है। तो आइए हम लोग देखें कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर यानी कि किन परिस्थितियों में कोई आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। तो पहला एक्सेप्शन है इसमें, जबकि कोई आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन। मतलब पहला एक्सेप्शन यह कहता है कि यदि कोई हत्या गंभीर और अचानक प्रकोपन के आवेश में की गई है तो उस दशा में उसे हत्या खारिज करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में वर्णित पहला एक्सेप्शन, पहला अपवाद क्या बात करता है। एक्सेप्शन नंबर 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of a person who gave the provocation or caused the death of any other person by mistake or accident। यानी कि पहला एक्सेप्शन बात करता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। यानी कि किसी अपराधी के द्वारा यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, गंभीर और अचानक प्रकोपन में, और वह प्रकोपन इस स्तर का था कि उसने आत्मसंयम की शक्ति खो दिया था, यानी कि पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल खो दिया था, और उस दौरान यदि उसके द्वारा किसी की हत्या की जाती है जिसने उसे गुस्सा दिलाया था या फिर वह उसी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में था, मारना उसी व्यक्ति को चाह रहा था जिसके द्वारा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया था, किंतु दुर्घटना या भूलवश किसी और को मार देता है, तो इस दशा में उसे पहले एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा और उसका कार्य हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इट्स सब्जेक्ट टू, यानी कि यह जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है यह भी जो है किन्हीं परंतुकों के अधीन है, किन्हीं विषयों के अधीन है। तो आइए देखा जाए कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किस तरीके से नहीं कारित किया जाना चाहिए। पहला है that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। यानी पहला परंतु यह है कि यह कि ऐसा प्रकोपन, वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो। यानी कि अपराधी जिस वक्त सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में है वह खुद ही जो है ऐसा कुछ कार्य नहीं किया था जिससे वह ऐसा नाटक कर सके कि वह सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में था, यानी कि वैसा खुद से ही जो है उसे ऐसा जाल बिछा के षड्यंत्र रच के कि ऐसा प्रिटेंड करे कि वह जिसको मारा है यानी जो मृतक है उसके द्वारा उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया था और वह अपने ही कार्य से अपने आप को प्रकोपित कर लिया था, और उस प्रकोपन में आकर यदि वह किसी की हत्या कारित करता है तो उस दशा में उसे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा है that the provocation is not given by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। यानी कि दूसरा यह है
कि ऐसा प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी कि उस अपराधी को वैसा गुस्सा किसी लोक सेवक के कार्य से नहीं आना चाहिए या ऐसे व्यक्ति के कार्य से नहीं आना चाहिए जो लोक सेवक के अधीन या उसके निर्देशन के अनुक्रम में कोई काम कर रहा है। तीसरा है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि ऐसा गुस्सा किसी के द्वारा यदि अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया जा रहा है तो उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग से भी उसे ऐसा गुस्सा खारिज नहीं होना चाहिए। एक एक्सप्लेनेशन है पहले अपवाद में, तो आइए देखते हैं कि वह स्पष्टीकरण क्या है। Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। यानी कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को जो है हत्या के कोटि से जाने से बचा दे, तो यह तथ्य का प्रश्न होगा, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। यह मामले के परिस्थितियों पर, उसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा और कि क्या एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन, एक सामान्य प्रज्ञा का आदमी क्या वैसी सीन में ऐसा व्यवहार करता, यह तथ्य का प्रश्न होगा, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पे कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ दृष्टांतों के माध्यम से हम लोग सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अपवाद को समझने की कोशिश करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है ए under the influence of passion excited by a provocation given by Jet intentionally kills Y Jet's child. This is murder. Inasmuch as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। यानी कि एक अपराधी जो है उसको जो गुस्सा दिलाया गया था वह एक बच्चे के पिता के द्वारा दिलाया गया था और अपराधी उस गुस्से, उस आवेश में उसके पिता को न मारकर उसके बच्चे को मार देता है। तो यहाँ उसके द्वारा हत्या खारिज किया जाता है, क्योंकि ऐसा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जिसमें वह अपना सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम खो दिया था, वह उस बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया था बल्कि उसके पिता के द्वारा दिया गया था। और ऐसी हत्या जो है वह किसी दुर्घटना या फिर किसी ऐसे जो है दुर्घटना या दुर्भाग्य से भी नहीं हुई थी, बल्कि वह सासह जाके उसके बच्चे को जान से मारा था। इसलिए यहाँ अपराधी को हत्या खारिज करने के लिए दंडित किया जाएगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है ए अपीयर्स एज अ विटनेस बिफोर जेट अ मैजिस्ट्रेट। Jet says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Jet. This is murder। यानी कि एक व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है साक्षी के रूप में, और जब वह अपना बयान दे रहा था तो मजिस्ट्रेट ने उससे यह कहा कि वह उसके एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता है और उसके द्वारा शपथ भंग किया गया है। इस बात से उस अपराधी को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इतना आ जाता है कि वह मजिस्ट्रेट की हत्या कर देता है। तो यहाँ उस अपराधी को हत्या खारिज करने के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा आवेश जो है उसे किसी लोक सेवक के कार्य से आया था। तीसरा इलस्ट्रेशन है ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड नोज in the exercise of the right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jade. This is murder inasmuch as the provocation was given by a thing done in the exercise of right of private defense। यानी कि इसमें यह कि नाक खींचने का प्रयत्न करता है। यहाँ अपराधी जो है एक व्यक्ति की नाक खींचने का प्रयत्न करता है और अपनी नाक को बचाने के लिए वह अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस अपराधी को पकड़ लेता है।
जब उस व्यक्ति के द्वारा उस अपराधी को पकड़ा जाता है तब जो है उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वह जो है उसकी हत्या कर देता है। तो चूंकि ऐसा प्रोवोकेशन, ऐसा प्रकोपन उसे उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के कारण हुआ था, इसलिए उसे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा और उसे उसकी हत्या पारित करने के लिए दंडित किया जाएगा। अब आइए हम लोग सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लक्ष्मी, AIR 1998 यानी कि 1998 का केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लक्ष्मी, द accused killed his wife. He saw something lascivious between his wife and other person when he entered in his house from field, giving the benefit of exception number 1 of section 300 and holding the accused guilty under section 304 part 1। यानी कि लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में अपराधी के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई थी। जब अपराधी खेत से अपने घर वापस लौटता है तब अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, आपत्तिजनक सिचुएशन में देखता है, जिससे उसे तीव्र आवेश और गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से के प्रकोपन के कारण वह अपनी पत्नी को जान से मार डालता है। तो यहाँ उसे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लाभ दिया गया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 में दंडित किया गया। दूसरा केस है KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह 1962 का केस है। तो आइए देखते हैं कि KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ था। In this case, the accused killed the wife to whom the wife of accused confessed some illicit relationship. There was sufficient time gap between the both means listening about illicit relationship with the accused and killing of the accused. So in this case, the accused could not receive the benefit of sudden and grave provocation. KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अपराधी के द्वारा अपनी पत्नी के मुंह से यह सुना जाता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। जब वह यह बात सुनता है तब जो है वह अपने ड्यूटी पे जाता है, वहाँ से सर्विस रिवॉल्वर लेता है, फिर पत्नी को कहीं ले जाके छोड़ता है। उसके बाद जो है जाके वह उसको मारता है जिसके साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध था। तो इस केस में यह हेल्ड किया गया कि चूंकि उस अपराधी के पास इतना समय था कि जिस वक्त वह यह सुना था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था और जब जाके वह उसको मारा था, उसके बीच में सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त टाइम गैप था कि वह अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने आप को नियंत्रित कर सके। किंतु उसके द्वारा अपने आप को नियंत्रित नहीं किया गया, बल्कि सोची समझे साजिश के तहत जाकर उसे मारा गया था। तो यहाँ उसे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लाभ नहीं दिया गया। दूसरा एक्सेप्शन है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि दूसरा एक्सेप्शन जो बात करता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसे प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के लिए किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किसी के द्वारा किया जा रहा है और प्रयोग करते करते वह अपने इस अधिकार का थोड़ा सा अतिक्रमण कर देता है, थोड़ा उसकी सीमा को पार कर जाता है, तब जो है इसे फुलफिल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। इन ऑर्डर दैट एक्सेप्शन 2 may apply after fulfilling the following condition, that is the first,
act must be done in exercise of right of private defense of person or property, यानी कि उसे right of private defense में वह कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, act must have been done in good faith, ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। तीसरा, the person doing the act must have exceeded his right given to him by law and have thereby caused death, और विधि के द्वारा जो उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है उसका वह थोड़ा सा अतिक्रमण करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। एक्ट मस्ट have been done without premeditation and without any intention of causing more harm than was necessary in self defense। यहाँ उसको यह जरूरी है कि उसके द्वारा यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते करते मैं पहले से वो तैयार बैठा है कि मैं इसकी सीमा को पार करूंगा और जबरदस्ती उसे मारूंगा, यानी कि प्री मेडिटेशन नहीं होना चाहिए और बिना किसी इंटेंशन के उसकी मृत्यु होनी चाहिए। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते करते कब जो है उसको ऐसा लाभ दिया जाएगा। गोकुल बावरी वर्सेस किंग एम्परर। In this case, accused found that an old woman was stealing his crop. Accused beat her so violently that she died from the effect of the attack. It was held that A was guilty of murder and this exception would not apply. गोकुल बावरी वर्सेस किंग ऑफ एम्परर के केस में अपराधी के द्वारा यह देखा जाता है कि एक बुढ़ी औरत उसके खेत से कुछ फसल चुरा रही है। अपराधी वहां जाता है और उस बुढ़ी महिला को इतना पीटता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि अपनी संपत्ति को बचाने का उस अपराधी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था, लेकिन उसके द्वारा इतना उस बुजुर्ग औरत को पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। देन इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट ए वाज गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ उसे हत्या के लिए दंडित किया गया, क्योंकि चोरी के अपराध के लिए आप ऐसी एक बुजुर्ग महिला को अनावश्यक रूप से इतना नहीं पीट सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो अपराधी को यहाँ हत्या के लिए दंडित किया गया एंड दिस एक्सेप्शन वुड नॉट अप्लाई, और इस एक्सेप्शन को अप्लाई नहीं करने दिया गया। तीसरा एक्सेप्शन है एक्सीडिंग ऑफ लॉफुल पावर बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आपराधिक मानववध। तीसरा जो अपवाद है वह है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है वह मनुष्य के बिना मृत्यु कारित कर दे। तो आइए समझते हैं कि जब किसी लोक सेवक के द्वारा कोई हत्या की जाती है तब जो है क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला है ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पर्सन एक्टिंग in the aid of such public servant in the advancement of public justice, यानी कि पब्लिक जस्टिस के लिए, लोक न्याय के लिए लोक अधिकारी व लोक प्राधिकारी या उसके डायरेक्शन के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट और सच अदर पर्सन एक्सीज द पावर्स गिवन टू हिम बाय लॉ, और इस तरीके से लोक न्याय के अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन काम कर रहा है वह अपने पावर को एक्सीड करता है। तीसरा, डेथ इज कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट विच ही इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, और जब जो वह डेथ कारित कर रहा है तब उसे ऐसा विश्वास है कि विधि के द्वारा उसे ऐसी शक्ति दी गई है और बिना किसी द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विदाउट एनी इल विल टुवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड, और किसी भी वैमनस्य का वहाँ अवश्य ही अभाव होना चाहिए, यानी कि
कोई ऐसी दुश्मनी वश जो है उस लोक सेवक के द्वारा उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने अधिकार का अतिक्रमण करके या उसके डायरेक्शन के अधीन किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने वाले के द्वारा कोई अपना ऐसा अधिकार जो उसे दिया गया है उसका अतिक्रमण करते हुए किसी की मृत्यु कारित कर देता है। सुभा नायक का केस है 1898 का। तो आइए देखते हैं कि सुभा नायक के केस में क्या हुआ था। In this case, a police constable fired at a certain repose under the order of superintendent of police, and it was found that neither the constable nor the officer believed it necessary for public security to disperse those repos by firing upon them. It was held that the constable was guilty of murder. यानी कि यहाँ हम लोग यह स्टडी करते हैं कि कर रहे हैं कि कब लोक अधिकारी या उसके डायरेक्शन के अधीन कोई व्यक्ति अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हुए किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तब जो है उसके साथ क्या किया जाएगा। तो शोभा नायक के केस में एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक भीड़ पर गोली चलाई जाती है और ऐसी गोली एसपी के आदेश से यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जो है पुलिस कांस्टेबल गोली चलाता है। लेकिन जब बाद में मुकदमा चला तब माननीय न्यायालय को यह ज्ञात हुआ कि उस दौरान जो सीन थी, जो सिचुएशन थी, उसमें न एसपी को ऐसा लग रहा था न कांस्टेबल को ऐसा लग रहा था कि भीड़ में कोई गोली चलाई जानी चाहिए या भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाए जाने की कोई आवश्यकता थी। बिना आवश्यकता के यदि पुलिस कांस्टेबल के द्वारा गोली चलाई गई है तब उसे हत्या के लिए दंडित किया गया। तो इस केस में इट वाज हेल्ड दैट द कांस्टेबल वाज गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ उस कांस्टेबल को हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया। चौथा एक्सेप्शन है डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट, यानी कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अपराधिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। यानी कि अचानक लड़ाई झगड़े के आवेश से उत्पन्न ऐसा कोई गुस्सा है जिसमें कोई मृत्यु कारित की जा रही है, तब जो है किन किन परिस्थितियों को किन किन कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए, आइए इसका स्टडी करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 4, डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन मीन्स डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट, the following condition must be fulfilled. First, death must be caused in a sudden fight. Second, sudden fight must be without any premeditation. Third, it must occur in the heat of passion upon a sudden quarrel. And fourth is that the offender must not have taken undue advantage or must not have acted in a cruel or unusual manner. Fifth is, it is immaterial as to which party offered the provocation or committed the first assault. And sixth, the fight must have been done with the person killed. तो ये सारी चीज़ें एक यदि ऐसा कोई जो है उसके द्वारा डेथ कॉज्ड किया जाता है जो अचानक से झगड़े के दौरान उत्पन्न हुआ है, तब उस दशा में वह झगड़ा जो है ऐसे अचानक झगड़ा से आवेश उत्पन्न होना चाहिए और बिना किसी पूर्व चिंतन यानी प्री मेडिटेशन के और उस अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए बिना और दूसरा उसके द्वारा कोई क्रूरतापूर्ण या ऐसी कोई अनयूजुअल तरीके से उसकी हत्या कारित नहीं की जानी चाहिए, तब जो है उसे चौथे एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा। तो आइए केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट। केस है गली वेंकटैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2008 का केस है। तो आइए समझते हैं कि गली वेंकटैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में क्या हुआ था। In this case, the accused killed his brother with a knife after the exchange of hot words and quarrels between two. And finally, the accused inflicted knife blow on chest of the deceased.
इसमें दो भाइयों के बीच में अचानक से झगड़ा हुआ था और एक भाई के द्वारा उस झगड़े से इतना गुस्सा आ जाता है कि वह चाकू उठा के अपने भाई की हत्या कर देता है। Then in this case it was held that death was caused in sudden fight between the two and the accused was entitled to the benefit of exception number 4 of section 300 of the Indian Penal Code। यानी कि यहाँ उस अपराधी को जो अचानक से झगड़े से आवेशित होकर अपने भाई की हत्या किया था, उसमें इस एक्सेप्शन का लाभ दिया गया, इस अपवाद का लाभ दिया गया। Therefore, the accused was liable to be convicted under section 304 part 1 and not under section 302 of the Indian Penal Code। तो डेथ कॉजिंग सडन फाइट का लाभ देते हुए उस अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग में उसे दंडित किया गया, न कि 302 के तहत दंडित किया गया। पांचवा एक्सेप्शन है डेथ बाय कंसेंट। Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent। यानी कि 18 वर्ष का व्यक्ति है, 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र है और वह जो है अपनी सहमति देता है कि उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए। यानी कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करता है या मृत्यु की जोखिम उठाए, तो उस दशा में भी जो है आपराधिक आकार हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। आइए इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कंसेंट को। A by instigation voluntarily causes death a person under the age of 18 years to commit suicide. Here, on account of Jet's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore abetted murder। यानी कि यह को जो 18 वर्ष से कम आयु का है, यानी कि एक बच्चा है जो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उकसाकर अपराधी के द्वारा उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाया जाता है। यहाँ उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम थी और वह सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए जिसने उकसा के उसकी आत्महत्या करवाए थे उसे हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया गया। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं और पांचों अपवादों को हम लोग केस लॉ के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझे। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।